Hello everyone. Today we discuss an important topic of solution and colligative properties named as Haney's law. And this is Suraj Kumar Verma and I tell you the important topic of solution and colligative properties named as Haney's law. तो हम लोग डिस्कस करते हैं हेनिज लॉ क्या होता है। मैंने आपको ओवरव्यू में बता दिया था कि हेनिज लॉ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और एज वेल एज कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पहले आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि हेनरी लॉ होता है क्या है, फिर उसके बाद हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेनरी लॉ होता है कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी गैस होते हैं, मान लीजिए N2 गैस, O2 गैस, वो गैस जितने अमाउंट के होंगे वो, और जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है बाहर वाले गैस के द्वारा जो सरफेस पे, वो डिपेंड करता है। यही बताना चाहता है हेनरीज लॉ, ठीक है। तो एक बार आपको डिफिनीशन बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू इट अमाउंट ऑफ गैस प्रजेंट इन लिक्विड, जो बताए थे मतलब जो आपको सॉल्यूशन में जो गैस प्रजेंट है वो उसका अमाउंट विल डिपेंड ऑन, मतलब डिपेंड करता है प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन द सरफेस। जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो गैस का एक्सटर्नल प्रेशर है जो सरफेस पर अप्लाइड होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, वो मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए आप एम मास का गैस जो है प्रजेंट है लिक्विड में, मतलब इसमें एम मास का गैस प्रजेंट है लिक्विड में, ओके। और एक्सटर्नल प्रेशर आपको कितना लग रहा है, पी एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हेनिज लॉ ये डिपेंड करता है, मतलब उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि मास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रेशर के, ठीक है। और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी की जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, के, ठीक है। के को मतलब के एच बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, एम बराबर के पी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो मास होता है, मास ऑफ गैसेज वो इक्वल टू होता है सम कांस्टेंट, मतलब उस कांस्टेंट को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस, एक्सटर्नल गैस, ठीक है। ये ओवरऑल आपका हेनरीज लॉ का आता है। मतलब कहने का अर्थ कि एम जो है आपको के एच टाइम्स पी है, मतलब के जो है आपको हेनरी कांस्टेंट है, ओके। ये ओवरऑल है। और हम लोग इससे इसको थोड़ा एडवांस लेवल में देखते हैं कि और इससे क्या क्या हम लोग इसको ड्राइव कैसे कैसे इसको और हम समझ सकते हैं कि हेनरीज लॉ और क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि जब हेनरीज लॉ जरूरी तो है ना कि एक ही प्रेशर लगेगा, प्रेशर तो इनफाइनाइट नंबर नहीं है। तो मान लेते हैं कि दो प्रेशर लग रहा है, एक P1 प्रेशर लग रहा है, एक P2 प्रेशर लग रहा है, और एम मास का, M1 और M2 मास का आपका गैसेस है, उन पे लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे M1 एंड M2 मासेस है, ठीक है। तो क्या होगा, तो मान लेंगे एक मास रहता है तो M1 बराबर के टाइम्स P1 होता है, उसी तरह M2 बराबर के टाइम P2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या जाएगा, के कट जाएगा, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, M1 बाई M2 इज इक्वल टू P1 बाई P2। मतलब कहने का अर्थ कि जो M1 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके प्रेशर अप्लाइड बाई द गैस, ठीक है। तो इससे आप डायरेक्ट इसको आप यूज़ कर सकते हैं। किसी किसी फॉर्मूला में आपको दो मास दे दिया रहेगा, दो प्रेशर दे दिया रहेगा, वहाँ पे आप इजीली हेनरी लॉ का यूज़ करके आप उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक अदर टर्म में इसको हम लोग देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन टर्म में। अभी तक हम तो डायरेक्ट प्रेशर और मास के टर्म में देख रहे हैं। एक अदर टर्म हम लोग कैसे देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में देख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग कैसे देखेंगे, मान लेते हैं कोई भी कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका लिक्विड है, उस लिक्विड का पहले हम लोग मास से आपको पहले देख रहे थे, अब देखेंगे उसका, मान लेते हैं जो गैस प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ एक्स, ठीक है। और ये इक्वल है एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा आपका कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। पहले हम लोग मास पे डिपेंड करा रहे थे, अमाउंट ऑफ मास पे, अब हम लोग डिपेंड करा रहे हैं कि जो अंदर वाला जो अमाउंट है वो उसका गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स है, ठीक है। तो यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जब आपका प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के क्या बोलेंगे, के एच, ठीक है। तो पी बराबर के एच टाइम्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। वेयर के एच जो होता है हेनरी कांस्टेंट बोल देते हैं, और एक्स जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। मतलब कि जो गैस में है ये जो है इसका मोल फ्रैक्शन होता है, ना कि जो एक्सटर्नल गैस है उसका मोल फ्रैक्शन होता है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड, जो अंदर वाला लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन दिया होता है। तो हम लोग हेनरी लॉज को कितने तरीके से देख लिए, एक हेनरी लॉज देख लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एक देख लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। दो तरीकों से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं हेनरी लॉ। तो आपको बोर्ड में ऐसे ही डायरेक्ट पूछ देता है कि आप डिस्क्राइब हेनरी लॉ on the basis of two things. One thing on the basis of mass and second thing on the basis of mole fraction.
देन दैट टाइम यू विल डिस्क्राइब इन दिस वे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे ईजिली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आपकी आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी टॉपिक को समझने में, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि हेनरीज लॉ, जैसे कि हम हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया है। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास? एक फॉर्मूला निकल के आ गया है कि P बराबर कि एच टाइम एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जब हम लोग हेनरी कांस्टेंट जो है वो तो कांस्टेंट है। जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब कि मान ले रहे हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो फिक्स अमाउंट में लग रहा है, मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग जब कांस्टेंट रख रहे हैं तो हेनरी कांस्टेंट पे और मोल फ्रैक्शन पे क्या हम असर पड़ रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। आगे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि हेनरी कांस्टेंट जो होता है, हेनरी कांस्टेंट विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर। एकदम इजी सी बात है। क्यों? देखिए कैसे। मान लीजिए हेनरी लॉ, जो भी प्रेशर हो रहा है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, अंदर वाले जो भी अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट अगर मास के टर्म में देख रहे हैं तो वो है, या तो अगर मोल फ्रैक्शन टर्म में देख रहे हैं तो वो है, ठीक है। तो अंदर वाला कौन सा चीज़ होगा उस पर डिपेंड। मान लीजिए अंदर वाला गैस है तो गैस पे डिपेंड किया, ठीक है। अंदर वाला सॉल्वेंट, मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर पे भी डिपेंड करेगा। उस पर डिपेंड करेगा कितना वो अमाउंट ऑफ गैस वो ले रहा है या कितना अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन है उसके पास, ठीक है। और ये इस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड? मान लीजिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर घटेगा, क्योंकि इससे अमाउंट ऑफ आपका वेपर जो है ज़्यादा बनने लगेगा, तो इसलिए प्रेशर घट जाएगा, यानी टेम्परेचर पर आपको डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्या इससे इफेक्ट पड़ता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर हमको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ओके। एट कांस्टेंट प्रेशर हमको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले बता दें कि एट कांस्टेंट प्रेशर आपको क्या होता है कि हेनरीज लॉ आपका एट कांस्टेंट प्रेशर जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका हेनरी कांस्टेंट जो होता है इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करता है देखते हैं, बताते हैं। मान लीजिए ये जो फार्मूला लिखा दिया हुआ P बराबर के एच इंटू एक्स, ठीक है। इसमें आप अगर आप इसको कांस्टेंट रख दीजिए, जैसे कि मैंने लिख दिया था इसको कांस्टेंट रख दिए, ठीक है। तो दो सिचुएशन होगा। एक सिचुएशन होगा कि हेनरी लॉ डिक्रीज होगा, एक सिचुएशन होगा कि हेनरी लॉ इंक्रीज होगा, ओके। तो हमको पता है कि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उसके साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो केच इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपका हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज करता है। इसका मतलब कि अगर आपका हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो मोल फ्रैक्शन जो है उसको डिक्रीज करना होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये डिक्रीज नहीं होगा तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, टोटल कांस्टेंट हमको प्रेशर भी चाहिए ना, इक्वलिटी के साइन लगा हुआ है। तो मतलब कि अगर आपका हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है तो आपको एकदम जाहिर सी बात है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो उसको डिक्रीज होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली बरकरार रखना है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका हेनरीज लॉ, ठीक है। एक टर्म और हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें तो हम लोग मास के टर्म में देख लिए थे और मतलब मोल फ्रैक्शन टर्म में देख लेते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो आज याद रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर पे जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका मोल फ्रैक्शन जो होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म देख लीजिए। सेकेंड ये है कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब किसके द्वारा लग रहा है, एक्सटर्नल गैस के द्वारा लग रहा है, उसमें भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए जैसे कि आप बताते हैं, मान लीजिए जैसे ये कंटेनर था, ठीक है। अभी तक तो हम लोग देख ले कि अंदर वाले पे पूरा डिपेंड कर रहा था, जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि अंदर वाले पे डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ये जोड़ी तो है ना, सिर्फ अंदर वाले पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि बाहर वाले जो गैस हैं उन पे भी तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बाहर वाले तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ गैसेस होते हैं, तो उन सब में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन से पे कितना डिपेंड करेगा, कितना पे कितना डिपेंड करेगा। उस केस में आप लोगों ने अगर गैसियस स्टेट पढ़ा होगा या इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप एक टर्म पढ़े होंगे। क्या टर्म होगा? पार्शियल प्रेशर नाम का एक टर्म पढ़ा होंगे।
अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊँगा, गैसेस स्टेट पढ़ाऊँगा, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर दूँगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत हद तक बता दिया है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कुछ समझने में, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल गैसेस हैं, जो एक्सटर्नल गैस के द्वारा जो हमारा प्रेशर लग रहा है, उसको मान ली है H2 है और N2 है। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं P बराबर K टाइम्स X है। यहाँ की P जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ गैसियस मिक्सचर है, मतलब जो एक्सटर्नल नहीं लग रहा है वो है, मतलब पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब हम लोग पार्शियल प्रेशर को कैसे निकालते हैं? तो आज हमको आपको बता देते हैं कि पार्शियल प्रेशर को कैसे निकालते हैं। तो पी टी इंटू वाई, वाई जो होता है मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, एक्सटर्नल गैसेज जो होता है वो होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आपको ये कवर हो जाएगा, ठीक है। आप गैसेज स्टेट पढ़ेगा तो वहाँ से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब एक्सटर्नल गैस लगता है तो उसका पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये पी टी मतलब कि इसका मतलब कि टोटल प्रेशर है, ठीक है। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, ओके। मतलब टोटल गैस का जितना गैस मान लीजिए इसके वजह से P1 लगा, इससे P2 लगा, इससे P3, इस तरह लगता है तो Pn इतना टाइम, ठीक है। ये टोटल मिला के आपको बनता है Pt, टोटल प्रेशर इनटू इंडिविजुअल का मोल फ्रैक्शन। किसी भी मान लीजिए हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना होगा तो आपको टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना पड़ेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मतलब N2 का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। बस समझे? वही मैंने यहाँ नीचे आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया है। ये पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालते हैं। तो ये पीटी सब ये मत समझिए, पीटी सब ये समझिए कि टोटल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। टोटल एक्सटर्नल प्रेशर, ओके। आप समझिए टोटल एक्सटर्नल प्रेशर, ओके। तो ये था आपका पी बराबर पी टी, मतलब डाल्टन ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब आप गैसेस लॉ पढ़िएगा, गैसेस स्टेट पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे मेन बात क्या ध्यान देना था, इसमें सबसे मेन बात ध्यान देना था हमको कि जो कंटेनर आता है, जो भी अंदर वाले जो भी होते हैं, अंदर का जितना अमाउंट होता है, ठीक है, वो बाहर वाले जो पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं, बाहर वाले गैस के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है सरफेस पे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है तो एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम हो गया। और नेक्स्ट हो गया जब मोल फ्रैक्शन टर्म में देंगे तो पी पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन हो गया। इसको हम लोग दो टर्म में देखिए कि जब अंदर वाला रहता है तो अंदर वाला हेनिज कॉन्स्टेंट जब डिपेंड करता है टाइप ऑफ गैसेस पे, जो बाहर वाला पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, आपको उससे गैसेस मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर है हमारा, ठीक है। इससे रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने अभी तक पिछले जितना भी लेसन मैंने पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हमको पहले क्या करना है, हमको वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद से सेल्फ ट्राई करना है, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्या हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है 1 × 10⁵, मतलब कि आपको गिवन क्या दिया है, के एच आपको गिवन हो गया, कितना दे दिया 1 × 10⁵ एटीएम, ओके। उसके बाद आपको आगे क्या दिया हुआ है, एट सर्टेन टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मीन्स मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है N2 का इन एयर, मतलब 0.08। देखते हैं ये आपका कंटेनर हो गया, ये आपका अंदर वाले जो भी है, ये अंदर वाले हो गए मतलब गैसेस, ये बाहर वाले गैसेस हो गए, बाहर वाला जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, बाहर वाला देखिए। तो एट सर्टेन टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, मतलब बाहर वाले इज दिए, मतलब बाहर वाले जो एयर दिया है उनका मोल फ्रैक्शन दिया, मतलब कि वाइट दिया हुआ है 0.8 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस प्रेजेंट इन 10 मोल ऑफ वाटर 10 मोल ऑफ वाटर एट विच 5 atm प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए एटीएम प्रेशर मतलब कि आपको पी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको डाल्टन प्रेशर बताया था, क्या बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है पी क्या होता है, पी टोटल इंटू वाई, ठीक है। वाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू गैस, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं इंटू पी टोटल इंटू वाई। मेरे पास पी टोटल कितना दिया है 5 एटीएम। ओके, तो 5 एटीएम हो गया, आपको 5 एटीएम हो गया इंटू वाई कितना दिया हुआ है, मतलब कि हमको एक्सटर्नल जो गैसेस के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसका मोल प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.8। तो आपका ये कितना आ गया 4, मतलब कि आपका पी ऑफ एन टू आ गया 0.4। ठीक है, अब समझ में आया आपको यहाँ की पार्शियल प्रेशर का यूज यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उसके द्वारा जो उस पर जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैसेज जो इनसाइड द लिक्विड है, उसको हम लोग हेनिज लॉ कहते हैं। ठीक है, अभी तो आपको बताया था कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। जो पी होता है ये एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल गैसेज होता है, तो वही एक्सटर्नल गैसेज के द्वारा जो पी लग रहा है वो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेड गैसेज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में बताया था, पी टोटल पी इंटू पी टोटल बराबर पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेड गैस। ठीक है, ऐसे करते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे पी ऑफ एन टू निकालिए, मतलब इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालिए। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू हेनिज लॉ हमको फॉर्मूला क्या पता है, क्या होता है फॉर्मूला, पी ऑफ एन टू बराबर क्या होता है के एच टाइम एक्स, ये हमको पता है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन बराबर हमको क्या पता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू निकालना है इन प्रेजेंट ऑफ 10 मोल ऑफ वाटर, मतलब कि कहने का अर्थ है कि जो इनसाइड में भी आपको नाइट्रोजन प्लस वाटर है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो मतलब नाइट्रोजन का मान लेते हैं हम लोग एन मोल है, तो वाटर का कैपिटल एन होगा। ऑलरेडी हमको वाटर का मोल कितना दिया है, वाटर का मोल हमको 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब कहने का कि यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा कि हमको नाइट्रोजन का मोल निकालना है, तो स्मॉल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये हो गया आपको टोटल। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल एन हमको नहीं गिवन है, तो स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल स्मॉल एन इंटू मतलब प्लस 10 हो गया, ये आपका ओवरऑल एक्स हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। अब हम अगले नेक्स्ट बढ़ते हैं जहाँ पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या क्या हमको मेरे पास मिल गया, पी ऑफ एन टू बराबर के एच टाइम्स एक्स, वहाँ यहाँ के हमको एक्स कैलकुलेट हम लोग कर लिए क्या स्मॉल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ की जो स्मॉल एन है वो एन टू का मोल है, हमको इसको फाइंड करना है, और कैपिटल एन जो है वो वाटर का था जो कि हमको 10 मोल दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स है एक्स। ओके, और पी ऑफ एन टू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है पी ऑफ एन टू 4, और के एच हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, उसके बाद एक्स कितना बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर होगा आपको इंटू कर दीजिए, एक्स बराबर होगा स्मॉल एन प्लस 10, यहाँ से आपको एन कैलकुलेट कर लिया है, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एन बराबर आएगा आपका 4 इंटू 10 के पावर -4 मोल, ये आपका टोटल एन आया। ये किसका एन हम निकाले हैं, किसका मोल्स निकाले, ये एन ऑफ एन टू निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाले हैं। तो ये था ना बहुत बढ़िया सवाल, ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था। ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था कि हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस का इन वाटर। ठीक है, 1 इंटू 10⁵18। ठीक है, बोला कि एट सर्टेन टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू इन एयर दिया है, ये आप ध्यान दीजिएगा इन एयर दिया है। बहुत बच्चा सब क्या गलत कर देता है, गलती क्या करता है कि वो इस एन की जगह वो 0.8 पुट कर दिया है, तो ये सब इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उनको हेनरीज लॉ का ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं पता होता है। हेनरीज लॉ का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होता है कि पहले एयर का अलग होता है और अंदर इनसाइड द वाटर अलग होता है, इनसाइड मतलब सॉल्यूशन अलग होता है। ठीक है, तो पहले ये एन टू जो गैस दिया हुआ है जो एयर में दिया हुआ है, और हमको पूछा है इनसाइड द सॉल्यूशन, मतलब इनसाइड द मतलब अंदर वाले का एन टू जो है अंदर वाला में भी एन टू मौजूद है, उसका हमको मोल्स पूछा हुआ है। ठीक है, ये था ना इंटरेस्टिंग सवाल। तो यहाँ पे बच्चे सब बहुत गलती कर देते हैं, वहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया कि इस एन की जगह वो 0.8
8 पुट कर देते हैं, वो फिर सोचने लगते हैं कि अब हमको निकालना क्या है, सब कुछ तो दिया हुआ था, हमको निकालना क्या है। समझे? ऐसे सिचुएशन में लड़का सब गलती करते हैं, लेकिन इसलिए आपको हेनिज लॉ का डिफिनेशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप तो अच्छे से आ गया होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग पहले एक्सटर्नल प्रेशर निकाले अकॉर्डिंग टू आपको पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला से, फिर उसमें हम लोग हेनिज लॉ के हिसाब से हम लोग उसका फॉर्मूला यूज़ करके आपको एक्स निकाला है, फिर के एच हमको गिवन था, उसके फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि इसी से रिगार्डिंग है, हेनिज लॉ से रिगार्डिंग है। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे, फिर आप देखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपने इसको ट्राई कर लिएगा और सॉल्यूशन भी पता कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। Calculate the mass of oxygen, mass पूछा है, present in per liter of water at pressure 0.2 atm given helical, मतलब कहने का मान लीजिए कंटेनर है। ठीक है, इसमें आपको एक्सटर्नल प्रेशर आपको दे दिया है 0.2। ओके, केच दे दिया आपको, केच आपको गिवन है 2 इंटू 10 के पावर 5 atm। और आपको क्या गिवन आपको देखिए पर लीटर वाटर, मतलब 1 लीटर आपको दिया है वाटर। तो ये क्यों दिया है, और 1 लीटर वाटर यहाँ से आपको स्टैंडर्ड क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड जो होता है डेंसिटी, जो 1 लीटर वाटर का स्टैंडर्ड डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर एम एल। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मास पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमको पता है कि 100 ml बराबर क्या होता है, यहाँ पे मतलब 1000 ml बराबर आपका आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 ml में आपको 1 ग्राम होगा, तो 1000 ml में 1000 ग्राम होगा। ठीक है, ये था ओवरऑल इस क्वेश्चन से आपको मतलब गिवन निकालने के लिए क्या क्या निकालेंगे। तो हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, ये इतना गिवन था, हमको क्या निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो हम लोग पहले हेनिज लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चे सबको ये भी डाउट होगा कि हम लोग यहाँ पे हेनिज लॉ क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन दिया हुआ हेनिज लॉ कॉन्स्टेंट, इसलिए हम लोग हेनिज लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है पी बराबर के एच इंटू एक्स। ठीक है, पी हमको दिया है 0.2, के एच हमको कितना है 2 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, इंटू क्या निकालना हमको, मास निकालना है। तो पहले हम लोग मोल्स निकाले, तो वहाँ से मास निकालेंगे, तो एन ऑफ O2 प्लस एन ऑफ O2 प्लस कैपिटल एन ऑफ वाटर। ठीक है, कर सकते हैं। अब पहले हम लोग ये निकालते हैं, पहले हम लोग एन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से क्या कीजिए 0.2 कर दीजिए इसको, तो 2 इंटू 10⁵ कीजिए, और एन ऑफ O2 बोले भाई नीचे वाले को आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम समय में, या RLBP जब पढ़िएगा तो नीचे वाले को 10 करा देते हैं एन ऑफ वाटर से। जब लार्ज अमाउंट में जाता है सॉल्वेंट तो उसको एन ऑफ वाटर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर से उसको 10 कराते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एन ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। तो हमें मोल्स ऑफ मतलब ये मोल्स सॉरी ये मोल्स ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे, लोग निकालेंगे आपको मान लीजिए हमारे पास मोल बराबर क्या होता है, वेट डिवाइड बाई मोलर मास। ओके, तो वेट कितना दिया हुआ हमारे पास 1000 ग्राम, मेरे मोलर मास और वाटर में कितना होता है 18, यानी आपका एन ऑफ वाटर कितना आ गया 1000 डिवाइड बाई 18 दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इजली पुट कर सकते हैं 0.2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू एन ऑफ O2 होल डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 18। यहाँ से आप एन ऑफ O2 निकाल लीजिएगा डायरेक्ट, यहाँ से एन ऑफ O2 क्या आ गया 515 इंटू 10 के पावर -5 आएगा। ठीक है, ये मोल आएगा। ठीक है, एन आएगा। और लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा हुआ है, हमसे सवाल पूछा हुआ है कि मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो हमको यहाँ से देखिए क्या होता है, मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर हमको मास चाहिए, तो मास बराबर क्या हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास। ओके, मोलर मास सब किसका हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो मोल्स कितना है हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेट समथिंग आपको 1.78 इंटू 10 के पावर -3 समथिंग आएगा। ठीक है, इतना ग्राम आपका वेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये ओवरऑल आपका था हेनरीज लॉ।
आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो उससे आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को जरूर कोशिश करूँगा कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में विथ डिफरेंट टॉपिक विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू।